नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के थाने में। ये थाने जो है आप जानते हैं क्यों मशहूर है, क्यों इसकी ज्यादा जरूरत पड़ी कि आज हम यहां पहुंचे। इसलिए क्योंकि इसी थाने से एकनाथ शिंदे बिलोंग करते हैं और यहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव और उसमें भी थाने। और थाने से अगर बात की जाए तो वो बहुत जरूरी है। बात इसलिए भी क्योंकि एकनाथ शिंदे के सामने जो है केदार दिघे, वो भी एक कद्दावर नेता हैं। उन सब की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, जो ये जगह है, ये जगह एक्चुअली पार्क है और तालाब है। बहुत शानदार जगह है। रात के अंधेरे में ज्यादा दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, लेकिन पीछे शिवाजी महाराज की स्टैचू है, मूर्ति है, और आप मशाल देख रहे होंगे। जरा ये मशाल दिखाइए, बहुत बढ़िया ये मशाल। आप ये मशाल आप देखिए, ये आप देख रहे हैं तो ये मशाल है जो प्रतीक है उजाले की। और एक उजाला यहाँ पर इस चुनाव में लोग चाहते भी हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बहुत सारी हम बातें करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई से थाने, थाने से आगे और बढ़ेंगे। हो सकता है कल आपको किसी और जगह से हम लोग न्यूज पॉइंट लेकर आएँ। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नेतागण जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में हैं। आज राहुल गांधी झारखंड में थे, कल महाराष्ट्र में थे, आज झारखंड में थे, लेकिन झारखंड से उन्होंने महाराष्ट्र को भी साधा है और झारखंड को तो साधा ही है। राहुल गांधी आज दो जगह थे, गोड्डा में थे और दूसरी उनकी सभा बोकारो में थी। गोड्डा में उन्होंने फिर से संविधान का मसला उठाया और लाल किताब को लेकर, यानी संविधान का जो पहला पेज है, जिस संविधान को राहुल गांधी लगातार दिखा रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो लाल किताब है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, और इसी पर लगातार वार करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। आज क्या कुछ कहा है, सबसे पहले इसको सुन लेते हैं राहुल गांधी ने। इसी मसले पे आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ महाराष्ट्र से भी, और कैसे, इसलिए मैं राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कैसे वो झारखंड से महाराष्ट्र को भी साध रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले संविधान किताब, लाल किताब सुनिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत, हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा, नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। यह देखिए, यह किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर मिटाना है, मोदी जी छुप के मत कीजिए, सामने आ जाइए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जनता क्या करेगी आपके साथ।
सीधा चैलेंज कर रहे हैं, सीधा एक चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि अगर आपको मिटाना ही है तो इस किताब को नहीं, बल्कि यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी आज कल से ज्यादा हमलावर हैं संविधान के मसले पे। कल जितना हमला कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी पे, उससे ज्यादा हमलावर आज नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, मुश्किलें खड़ी कर दी हैं नरेंद्र मोदी के लिए। दूसरी तरफ इसी क्योंकि ये गोड्डा बहुत ऐतिहासिक जगह है दोस्तों। गोड्डा से शिवाकांत दुबे साहब हैं और दुबे जो हैं वो काफी चर्चा, निशिकांत दुबे, जरा मैं नाम भूल रहा था और अच्छा है कि याद आ गया, निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे के बारे में जो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर बीजेपी की सरकार आए तो वही वहां मुख्यमंत्री का चेहरा हो। लेकिन ये गोड्डा दूसरी तरफ से और भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐतिहासिक एक चर्चा का विषय है क्योंकि यहाँ पर बिजली घर है। जी हाँ, बिजली उत्पादन का जो पावर प्लांट है वो है अदानी साहब का और इसलिए भी गोड्डा इंपॉर्टेंट है। और इसी गोड्डा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे 2 दिन पहले। तो गोड्डा क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता रहा था। लेकिन उसके बाद एक और भी ऐतिहासिक शहर पहुंचे राहुल गांधी, वो है बोकारो। और बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेज जब चले गए और भारत का उत्थान हो रहा था, नेहरू जी यहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय रशिया की मदद से कुछ पावर प्लांट्स स्टील प्लांट्स लगाए गए थे जिसमें एक बोकारो भी था। इसी बोकारो में राहुल गांधी ने आज जीएसटी की बात की, युवाओं की बात की, किसानों की बात की, बात उन्होंने मीडिया की भी की और साथ साथ वहां से वो महाराष्ट्र को साधते हुए नजर आए। महाराष्ट्र पर भी नजरें उनकी हैं और ये बताते हुए नजर आए। जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी को और बोकारो से क्या कुछ वो पैगाम दे रहे थे। ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं कैमरा लिए, इन्होंने कभी किसानों की बात की है, मजदूरों की बात की है, स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे और उसका चेहरा ये कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं, आपके नहीं है। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, उदाहरण देता हूं। 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को नरेंद्र मोदी ने दिया। अब देखना, मैं अब छोटी सी बात कहने जा रहा हूं कि हम हिंदुस्तान, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिया। मैं महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसे देने की बात करूंगा अभी 2 मिनट में, और फिर आज शाम को देखना, इसके बारे में मीडिया में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। और अगर मिलेगा तो कहेंगे देखो राहुल गांधी गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। वहां जाता पैसा, अदानी को जाता है तो आदत नहीं बिगड़ती, मगर किसान के बैंक अकाउंट में जाता है, महिला के बैंक अकाउंट में जाता है, बेरोजगार युवा के बैंक अकाउंट में जाता है तो आदत बिगड़ जाती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं। और अभी शुरू किया मैंने काम, अभी छोटा काम किया है। मैं बता रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया ना, उतना ही पैसा मैं आपके बैंक अकाउंट में डालने वाला हूं। इस बार दिल्ली की सरकार नहीं आई, दिल्ली की सरकार नहीं आई, नहीं तो पता लग जाता आपको क्या है, कैसे सरकार चलाई जाती है।
सुन रहे थे आप यहाँ पर राहुल गांधी सीधा सीधा हमला बोलते हुए, और मीडिया पर इस वक्त जब राहुल गांधी को आप सुन रहे थे तो मीडिया पर कि मीडिया कैसे आवाज को दबाता है, खबरों को दबाता है और वो उद्योगपतियों के चंगुल में फंस गया है। और राहुल गांधी अगर कोई घोषणा करते हैं तो उन खबरों को भी दबाया जाता है, और चाहे वो धारावी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, ये सारी बातें यहाँ पर उदाहरण स्वरूप राहुल गांधी रखते हुए नजर आ रहे थे। और जब धारावी का जिक्र करते हैं बोकारो में जाके तो आप समझ सकते हैं कि उनकी निगाहें महाराष्ट्र पर भी टिकी हुई हैं, इसलिए उसका जिक्र करते हैं। लेकिन जब वो झारखंड की यात्रा पर थे, उसी वक्त उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी किया, और उस वीडियो में वो महाराष्ट्र के किसानों का जिक्र कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक स्ट्रेटेजिकली बहुत कुछ चेंज हो चुका है। 2-3 दिनों में यह दिखाई दे रहा है, चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे वो किसानों के उत्थान का मामला हो, चाहे वो युवाओं का मामला हो, महिलाओं का मामला हो। इन तमाम मामलों में आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज दिखाई देती है। जरा एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, और वो जब महाविकास अघाड़ी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, ये बात कहते हुए एक वीडियो जारी कर रहे हैं। उस वीडियो को जरा देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप हैं झारखंड में और बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो इसके पीछे कारण तो है, और कारण यही है कि दोनों राज्य महत्वपूर्ण है। एक साथ दोनों जगह आप उपस्थित नहीं रह सकते, मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन आप अपने वीडियो के जरिए तो मौजूदगी दर्शा ही सकते, दिखा ही सकते हैं, लोगों को, मतदाताओं को लुभा ही सकते हैं। सुनिए जरा। इनका रेट हम फिक्स करेंगे, और जो डिफरेंस है एमएसपी का वो भर के 7,000 तक देने का हमारा निर्धार है। जब आपकी मेहनत का फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो वो अन्याय है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर राहुल गांधी कपास के, सोयाबीन के जो लागत जो है और उसको कैसे वहां पर एमएसपी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। ये सारी बातें महाराष्ट्र को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि आज जरा राहुल गांधी की चर्चा ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी घटनाएं उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में हम हैं, महाराष्ट्र की चर्चा भी करेंगे। राहुल गांधी के चौपर को आज 2.5 घंटे तक लगभग रोक कर रखा गया, और ये चर्चा का विषय आज रहा। और उसके बाद हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया उसी समय। हेमंत सोरेन के उस ट्वीट को देखिए, बहुत मजेदार ट्वीट कर रहे हैं हेमंत सोरेन, और सीधे अपनी भाषा में ट्वीट करते हैं। और उस ट्वीट में जो लिख रहे हैं कि भाजपा साजिश करके नाए रोके पार भी, यानी भाजपा साजिश करके भी रोक नहीं पाएगी, भाजपा साजिश करके नाए रोके पाए भी, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन। यानी साफ साफ हेमंत सोरेन यहाँ राहुल गांधी के करीब नजर आते हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं जब राहुल गांधी के चौपर को वहां 2.5 घंटे तक रोका जाता है। तो ये कहानी झारखंड की है, लेकिन इससे बाहर निकले तो झारखंड की एक और कहानी बता दूं। आज दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम अचानक बदल दिया गया, और आपको पता है दोस्तों नाम क्या रखा गया है? शायद पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। भगवान बिरसा चौक, जी हां, बिरसा मुंडा चौक रखा गया है सराय काले खां का नाम। इसके बाद हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड से बिल्कुल अल्टीमेटम देते हुए कि जल्दी से जल्दी फैसला वापस लो, हम किसी भी चौक चौराहे का नाम भगवान बिरसा के नाम पर रखना पसंद नहीं करते हैं। ये एक चुनौती है सीधा सीधा कि फैसला आप नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार जो फैसला आपने लिया है वो भी दिल्ली के सराय काले चौक का नाम और आज रखना कितना वाजिब है, कितना जायज है, ये आप समझ सकते हैं। आज 15 तारीख है, बिरसा मुंडा जयंती है, इसलिए भी ये किया गया है। लेकिन ये राजनीति है, सियासत है। सियासत को और नजदीक से हम जब यहाँ महाराष्ट्र में हैं तो देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब झारखंड में थे तब भी आप तक पहुंचा रहे थे, और जब महाराष्ट्र में हैं तब भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। और महाराष्ट्र में अलग अलग नेताओं से हमारी मुलाकात हो रही है, उनके इंटरव्यूज हम ले रहे हैं जो आप तक हम धीरे धीरे पहुंचाते रहेंगे इसी हमारी यात्रा के दौरान। इसी दौरान कल रात को देर रात लगभग 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच नवाब मलिक का इंटरव्यू हम लोगों ने लिया, मैंने और प्रशांत टंडन जी हमारे साथी। और नवाब मलिक से बहुत सारी बातें, एक लंबी बातचीत हुई है, उसको आप इसी कार्यक्रम के बाद देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि नवाब मलिक ने जो कहा है उसमें एक बड़ी बात ये कही है
कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो अजित पवार ही तय करेंगे, चाहे इधर रहें या उधर रहें। हम लोगों ने पूछा कि आखिर अजित पवार और आप लोग किधर हैं। आप जानते हैं नवाब मलिक किधर हैं। नवाब मलिक अजित पवार के साथ हैं। अजित पवार मतलब एनसीपी, अजित पवार गुट जो ओरिजिनल गुट है। और उसके बाद सब इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक की जो उम्मीदवारी है, उस उम्मीदवारी पर बीजेपी ने और शिवसेना शिंदे गुट ने मुहर नहीं लगाई, यानी उनके सामने शिंदे ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। अब यहां सवाल ये उठता है कि जब शिंदे ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, बीजेपी ने कह दिया कि मुझको हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, और ऐसे में अब खुलकर अजित पवार सामने आ गए। और अजित पवार ने क्या किया? अजित पवार ने कहा कि हमको ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए और न ही हमको ये जो इनके जो नारे हैं वो चाहिए। यानी नारों में क्या चल रहा है? एक है सेफ है, बटेंगे कटेंगे, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। ये बातें यहां कहते हुए जब सुने जा रहे थे अजित पवार, तो अजित पवार के कुछ मतलब पूरे दल के नेता जो हैं वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां शिवाजी पार्क में बड़ी सी रैली होनी थी, लेकिन वो रैली छोटी हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि एनसीपी का साथ नहीं मिला, एनसीपी के नेता वहां मौजूद नहीं थे, और इंक्लूडिंग नवाब मलिक नहीं थे और न ही अजित पवार थे। तो ये सारी कहानी, और इन कहानियों के बीच जो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है, उस इंटरव्यू के इस छोटे से पार्ट को देखिए कि क्या कह रहे हैं नवाब मलिक, और साफ साफ कैसे किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे आने वाले चुनाव में। इस चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद अजित पवार, ये सुन लीजिए। महायुति आएगी अगर मान लीजिए संख्या बन जाती है, मुख्यमंत्री कौन होगा? अजित पवार तय करेंगे। अजित पवार क्या एकनाथ शिंदे को तय करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को, हमारा नंबर इतना नहीं है कि हम क्लेमेंट हो जाएं। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जिन किसी के साथ रही, 2014 के पहले वो छोटे भाई की भूमिका में थी, अब वो बड़े भाई की भूमिका में, फिर भी बड़ा भाई होकर छोटा भाई बैठ गया। तो राजनीति मधुपुरा तो एक विधायक मुख्यमंत्री बन गया था। देखते हैं 23 को क्या चीजें बनती हैं। तो अजित पवार क्या महायुति के बाहर के कभी कोई मुख्यमंत्री बनवा देंगे? अभी 23 तारीख आने दीजिए, देखते हैं। बहुत अर्ली है चीजें। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर नवाब मलिक को। जी हाँ, नवाब मलिक को आप सुन रहे थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ कहते हुए, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री अजित पवार बनाएंगे। पूरा इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देखेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इस इंटरव्यू में बहुत सारे खुलासे नवाब मलिक ने किए हैं, वो सब कुछ आप देखेंगे इसी चैनल पर, तो बने रहिएगा। लेकिन अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, और देखिए हमारे साथ। और सबसे मजेदार चीज है कि आप अभी स्क्रीन पर, अभी थोड़ी देर पहले मुझे देख रहे थे, मैं खड़ा था, अब बैठ गया हूं, बैठा हूं, तो पीछे जो ये दीवार है, ये दीवार थोड़ा किले की तरह है। जी हाँ, किला इसलिए क्योंकि ये इससे पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति है, और शिवाजी महाराज के नाम से ये पार्क है, बहुत बड़ा सा तालाब है, और हम हैं अभी ठाणे में, और मुंबई से के समीप ही है, पास में ही ठाणे है। और इसी ठाणे से नेता हैं एकनाथ शिंदे, जो मुख्यमंत्री भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत फंसा हुआ चुनाव है उनका, ये कह सकते हैं, क्योंकि बहुत मजेदार, बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पे है। हमारे दो साथी यहाँ मौजूद हैं। मेरे इधर बाएं साइड में आप देख रहे हैं प्रशांत टंडन जी हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और दाहिने साइड में आप देख रहे हैं इकबाल जी हैं, और इकबाल जी का इकबाल बोल रहा है यहाँ पे। इकबाल जी, आपका स्वागत है। और इसके इन दोनों के अलावा जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे उन तमाम साथियों को जो आज हमारे चर्चा में बने हुए हैं स्टूडियो से, और उनका भी स्वागत करता हूं। और जल्दी से देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी और जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, उधर पुणे से जुड़े हुए हैं हमारे साथी अनिल सिन्हा जी, और इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उनका भी। और सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। और आज थोड़ा बैठने का मौका मिल गया प्रशांत जी, इसलिए बैठ गए, और दीवार के बगल में, और मशाल थोड़ी देर पे हमारे सिर के ऊपर, हालांकि कैमरा ऊपर ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा, मशालें जल रही हैं। और कुछ मशालें जो हैं, हम लोग मशालों की जब बात करते हैं तो कई बार कुछ ऐसी कविताएं याद आ जाती हैं, जब विरोध प्रतिरोध में वो कविताएं पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी। सीमा का बड़ा मशहूर गीत है, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के।
तो ये चीमा साहब की ये कविता और आज की तारीख में गांव गांव में बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि यहाँ से राजनीति की जो मशाल है वो कहाँ किस दिशा में है वो देखना समझना जरूरी है। प्रशांत जी, 2 दिन हो गए, बहुत लोगों से मुलाकात हो गई, क्या देखते हैं आप? उधर राहुल गांधी लगातार नजरें यहाँ गड़ाए हुए हैं। ये तो जहाँ बैठे हैं वो जगह बड़ी मजेदार है। ये एकनाथ शिंदे का गढ़ है, उनकी कंस्टिट्यूंसी है और यहीं से वो नेता बने हैं। और जो शिवसेना का जो दूसरा घटक है, यानी जो उद्धव ठाकरे घटक है, उनका चुनाव चिन्ह मशाल है और यहाँ ये मशाल जो है जल रही है। तो ये भी बड़ा मज़ेदार और विरोधाभासी तथ्य है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आज हमारी मुलाकात जो एकनाथ शिंदे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े हैं उनसे हुई और वो आनंद दीघे के परिवार से आते हैं। आनंद दीघे जो है वो शिवसेना के नेता थे और वो आनंद दीघे के भतीजे हैं। और आनंद दीघे की काफ़ी 20 साल, लगभग 20-22 साल पहले उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन वो काफ़ी तेज़ तर्रार नेता थे यहाँ ठाणे के। उन्हीं के पॉलिटिकल शिष्य आप मानिए एकनाथ शिंदे को, जिनको वो क्लेम करते रहे कि मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु वही हैं, आज भी क्लेम करते हैं वो। और उनके भतीजे से उनका आमना सामना यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक बड़ा, अभी तक जो है वो एकनाथ शिंदे को एक तरफा उनकी जीत होती थी। इस बार उनके परिवार के लोग भी प्रचार में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चैलेंज है। और चैलेंज सिर्फ इसका कि नैरेटिव का चैलेंज है कि अब वो नाम कितना भुना पाएंगे आनंद दीघे का, इसका चैलेंज है, क्योंकि उनका भतीजा खुद यहाँ पे सामने है। दूसरे की महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कुछ चीज़ें बड़ी रोचक हो रही हैं। एक जो आज हम लोग धारावी गए थे और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, कल हम लोग मुंबई के बाहर भी जाएंगे। जब महिलाओं से बात हो रही है तो जिसका बहुत प्रचार, जिस मीडिया की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसका बहुत प्रचार है लाडली बहना योजना, जिसमें 1500 रुपये महीना जाता है, उसको लेकर महिलाओं में बड़ा रोष है। रोष ये है कि हम लोग तो अभी तक ये मान रहे थे कि ये योजना है महिलाओं का, तो ये टिकट मिल गया उनको, महिलाओं का वोट आ गया पूरा का पूरा। लेकिन आज जो हमको देखने को मिला है वो ये मिला है कि महिलाएं ये कह रही हैं कि 1500 रुपये दे दिया तो हमारे ही पैसा हमको दे रहे हो। ये देखिए, ये बातें आपको महाराष्ट्र के बाहर शायद कम देखने को मिले, इतनी जागरूकता कि हमारे ही पैसा हमको दे रहे हो और कह रहे हो कि बड़ा एहसान। पहली बात। दूसरी बात, महंगाई बढ़ा दी, तो हमारा 10,000 रुपये खर्चा हो रहा है महंगाई में और 1,500 रुपये आप हमको दे रहे हैं। तो यानी जो लाडली बहना योजना या लाड़की बहना योजना है, इसको एक तरफा वो नहीं है कि वो स्वीप कर रही है, उसके अंदर भी कई सारे नैरेटिव अंदर हैं। तो महिलाओं के अंदर ऐसा नहीं कि वो एक तरफा उसको लेकर वो वोट दे रही हैं या उनके समर्थक बन गई हैं। तो एक तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में बहुत बातें आप सुनेंगे। जी, दूसरी राउंड में आता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का रोल क्या है और कैसे देवेंद्र फडणवीस के कारण महायुति में दरार है, और कैसे जो हम कह भी रहे हैं, और कैसे बीजेपी यहां पर जो हमारे आप उसमें देख भी रहे होंगे सब्जेक्ट में, बीजेपी अंदर खाने कैसे पिछड़ती हुई नजर आती है। बीजेपी में दो फाड़ कहें या कहें तो पूरा का पूरा जो इनका गठबंधन है उसमें कैसे दो फाड़ है, ये सब अगर समझेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो महाराष्ट्र में आपको देवेंद्र फडणवीस नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं वो प्रशांत जी के पास आऊंगा तो बताएंगे, लेकिन जरा आना चाहता हूं इकबाल जी के पास में और इनसे समझना चाहता हूं। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा लोकलाइज नहीं जाना चाहता हूं आपके पास में, लेकिन इतना अगर ओपनिंग कमेंट चाहूं तो अब आज
15 तारीख बीत रही है और अब 4 दिन का वक्त बचा है, मात्र 4 दिन में आपको क्या नजर आता है इकबाल जी कि यहाँ पर अब कौन आगे कौन पीछे, इसकी बात लगातार हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर 20 तारीख को भी ये सवाल मैं पूछूं आपसे, तब उस समय भी आप जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं ये है और ऐसा है वैसा है, क्यों है। जरा ये बताइए, महाविकास आघाड़ी आज की तारीख में या महायुति? देखिए, महायुति मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पिछड़ रही है। उसकी वजह है कि कुछ नेताओं में क्लश और जो कार्यकर्ता है उसके अंदर भी अब तक तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। वहीं विकास आघाड़ी के अंदर लगातार नेता जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना बयान दिया, अगर पिछले कुछ दिनों से हम देखें कि जो जनसभाएं उद्धव ठाकरे की हो रही है, जिस तरीके से पब्लिक वहाँ जन आक्रोश के तौर पर पहुंच रही है, और उद्धव ठाकरे इतने आक्रामक तौर पर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। एक बहुत शांत नेता के रूप में जाना जाता है। आज भी तकरीबन उनकी महाराष्ट्र में 5 सभाएं हैं जिसके अंदर उनके अपने विरोधियों पर वो कस के बरसे हैं। और खास करके आज अगर बात की है सिल्लोड़ और मालेगांव के अंदर जब वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि जब मैं आया था तो मैंने देखा था कि सड़कें खोदी हुई थी, वो आज तक खुदी हुई है। अच्छा, ये खोद के रखी हुई है, ये गद्दारों को गाड़ने के काम आएगी और ऊपर से मट्टी डालने काम आएगी। इनका मुझे धन्यवाद करना है कि उन्होंने गड्ढा बंद नहीं किया। वहीं एक तरीके से बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उन्होंने। साथ ही साथ उनका दूसरा ये भी कहना है कि मेरे लोगों पर झूठे केस बना रहे जा रहे हैं और उन झूठे केसों में उसे फंसाया जा रहा है। एक बार हमारी सरकार आएगी, आप देखना, इनको सबको मैं जेलों के पीछे भेजूंगा। सही। और एक जो सबसे अहम मुद्दा जिसको लेकर के वो लगातार घूम रहे हैं कि मेरा पक्ष चोरी किया, मेरा निशान चिन्ह चोरी किया, मेरे पिता का नाम चोरी किया। और ये ऐसे चोर है कि चोरी करने के बाद भी सीना चोरी करके आके कहते हैं कि हाँ जा कर लिया, जो करना है कर ले। अब इनको जनता दिखाएगी। भले ही 2 दिन बाकी है इलेक्शन के प्रचार को खत्म होने के लिए, लेकिन जनता ने अभी से अपना निर्णय लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आक्रामक होकर के लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, दिन में 4-4, 5-5 सभा कर रहे हैं, और जिस तरह जनता उनके समर्थन में आ रही है, तो इससे ये इनकार नहीं किया सकता कि आने वाले दिनों के अंदर महाविकास आघाड़ी को अब तक एज जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे हमने भी कल कुछ ऐसे बीजेपी और उनके अलायंस के लीडर से जो बात की, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं कि उनके लिए हालात अभी टफ होते जा रहे हैं, जो पहले आसानी थी। लेकिन अभी भी ये जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी भी तकरीबन 4 से 5 दिन बाकी है। इन 5 दिनों के अंदर जो सत्ता पक्ष है वो किस तरह का काम करती है, किस तरह मैनेज करती है, देखिए ये कहना अभी तक गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से शरद पवार हो या हर किसी ने ये कहा है कि पैसों का लेन देन लोकसभा में बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, इस बार भी पैसे काफ़ी भेजे गए। तो पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एंड में फैक्टर में काम कर सकता है। साथ ही जो विपक्षी दल है वो लगातार इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी सवाल उठाता रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के खास करके महाविकास आघाड़ी किस तरह बैलेंस करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा राजीव जी। बहुत बड़ा सवाल, पैसे का फैक्टर यहाँ पे, और हर चुनाव में पैसे का फैक्टर रहता है। और खासकर जो सत्ता पक्ष होता है चुनाव के वक्त, वो पैसा ज्यादा खर्च करता है, आप सब जानते हैं। क्योंकि दूसरे पक्ष को आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। तो ये क्यों राइवल जो दूसरा विपक्षी दल है उसको रोका जाए और हम कैसे आगे बढ़ें और धन बल से उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये बातें वहां पर यहाँ भी महाराष्ट्र में भी देखी जा रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र से ही हमारे साथी अनिल सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, पुणे से जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी समझूं। महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए फिर सुनील शुक्ला जी के पास आऊंगा, तो उधर फिर झारखंड भी चलेंगे और थोड़ा राहुल गांधी का जो हमला है आज सीधा और उसमें हमले में थोड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है, यहीं से शुरुआत करते हैं अनिल जी। और बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी के आप अभी 3 बयान सुने, और खासकर 2 बयान, एक मीडिया और दूसरा लाल किताब यानी संविधान, इन दोनों पे जो बातें थी, अभी तक जिस ढंग से राहुल गांधी हमला करते रहे उससे अलग अंदाज में नजर आया आज जब झारखंड में थे। ये कॉन्फिडेंस है या कुछ और है, या तैयारी है उनकी, क्या है अनिल सिन्हा जी? देखिए, ये जहाँ हरियाणा इलेक्शन के बाद जो हुआ था, तो डिमोरलाइजेशन पार्टी में जो वर्कर्स वो दिखाई देता था। इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हुई महाराष्ट्र की, झारखंड की, अब धीरे धीरे मोमेंटम गेन किया है। अब जो पब्लिक रेस्पॉन्स है, आपकी आवाज थोड़ा दिक्कत है, आपकी आवाज में सही आवाज नहीं आ रही है अनिल जी,
थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रिकनेक्ट कीजिए, हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी के पास पहले आते हैं, फिर क्योंकि थोड़ा झारखंड के बारे में, और प्रेम कुमार जी खुद वहां से बिलोंग भी करते हैं, उस लिहाज से भी जरा प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। और आपसे जरा समझना चाहता हूं, राहुल गांधी जो हमला है आज बोकारो से, गोड्डा से, और वहां से सीधे इधर महाराष्ट्र की तरफ भी देखते हुए नजर आते हैं, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जी शुक्रिया। देखिए, ये जो दौर बाकी बचा है 3-4 दिन का जो चुनाव प्रचार है, उसमें नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे पर चुनाव प्रचार में, ये बात भी है। इसके अलावा उन्होंने आज बिरसा मुंडा के जो जयंती पर जो बिहार से हजारों करोड़ की घोषणा की है परियोजनाओं की, इसके अलावा दिल्ली से जो सराय काले खां का नाम, चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा से किया है, ये सारी जो तैयारी है वास्तव में पूरे झारखंड में हिंदू मुस्लिम से थोड़ा और आगे बढ़ के आदिवासी वर्सेस मुस्लिम कराने की एक कोशिश है। इससे पहले भी ये कोशिश हुई थी, लेकिन उन कोशिशों पर, स्थानीय मुद्दों पर जोर देते हुए इंडिया गठबंधन ने उन कोशिशों पर पानी फेर दिया। और जो चुनाव के जो चुनाव आंकड़े जो सामने आए हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, राज्य चुनाव आयोग ने जो बताया है वहां, वो ब्रीफिंग के मुताबिक 43 सीट्स में से 37 सीट्स पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। तो इसका मतलब ये है कि मैया योजना जो है वो प्रतिफल देने जा रही है, और किसी सीट में तो 15,000 महिलाओं का वोट ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। तो आप देखें, ये बहुत बड़ा फर्क जो है, इससे बीजेपी डर गई है वास्तव में, क्योंकि महिलाओं का ज्यादा मतदान होना उनके लिए खतरे की घंटी है। और हम जो आकलन कर रहे थे उसकी ये पुष्टि भी है कि इस चुनाव में जो ज्यादा मतदान पड़ रहे थे, खास करके एसटी रिजर्व सीटों पर, वो फेवर में जा रहा है इंडिया गठबंधन के, उसकी ये पुष्टि हो रही है। लेकिन आज राहुल गांधी के बयान में वही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये जो फीडबैक्स हैं कि 43 सीट्स पर जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें ज्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है, और उसके चांसेस पहले से बेटर भी हो सकते हैं, खास करके महिलाओं का रुझान जिस तरीके से दिखा है। तो ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के भाषण में भी दिखा। उन्होंने खुल करके एग्रेसिव ढंग से और नए तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला किया, संविधान बचाने की बात की, और लगभग अब तो रोज ही संविधान का मतलब जब समझाते हैं तो एक प्योरिफिकेशन होता है कि ये संविधान हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों का, गुलामी के दिनों जिन्होंने संघर्ष किया आदर्शों के साथ, मूल्यों के साथ, उससे हमें जोड़ता है। और ये संविधान ही वास्तव में जो उन तबकों को जो राजनीति से के कारण हाशिए पर चले गए और विकास का लाभ नहीं मिला, उसको आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका संविधान है। इस बिंदु पर वो बहुत स्पष्टीकरण के साथ में सामने आ रहे हैं। और आज वो लाल किताब पर उनका बोलना, या फिर ऐसी जो कल्याणकारी घोषणाएं हैं उस पर जोर देना, खटाखट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो ये चीजें, इस मुद्दों पर राहुल गांधी टिके हुए हैं, और नफरती मुद्दों से हट करके मुद्दों पर टिके रहना, इसका लाभांश जो है वो जरूर मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे पहले चरण में मिला है, क्योंकि ये झारखंड सेंट्रिक बात है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी आदिवासी इलाकों पर नंदुरबार में जब कल राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनका लगभग वही टोन था, या नंदुरबार वाला टोन ही फिर झारखंड में भी वो बोल रहे हैं। तो आदिवासियों के साथ में घुल मिल करके जो राजनीति वो डेवलप कर रहे हैं, वो एसटी दलित वर्ग के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ, एसटी वर्ग के साथ, ये पूरे इंडिया गठबंधन की मारक क्षमता को बढ़ा रहा है। और आप देखेंगे जो लोग महाराष्ट्र में भी, थोड़ा सा महाराष्ट्र की भी चर्चा कर लूं, जो लोग महाराष्ट्र में भी कहा करते थे कि स्थिति बदली है, 2024 लोकसभा वाली स्थिति नहीं है, और जो ये महायुति है उसकी पोजीशन ठीक हुई है, वही लोग जो ठीक हुई है बोल रहे थे, अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन ने
विकास आघाड़ी ने वहां फिर से वापसी की है और अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। ये आप महाराष्ट्र में हैं, घूम रहे होंगे, इस बात को जरूर आप इसकी तस्दीक भी कर लेंगे कि सबकी राय अब बदल रही है कि फिर से महाविकास आघाड़ी जो है वो मजबूती के साथ सामने आई है। अगर ये जो 4 दिन है, इस 4 दिनों में जिस तरह से शरद पवार घनघोर सभाएं कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी सभाओं की ये बनाई है, आप देखेंगे इन सब का यही कारण है कि डाइवर्ट करने के लिए अब उद्धव ठाकरे का 3-3 बार जांच हो रहा है, उनके बैग की जांच हो रही है, या अपोजिशन के, और दिखाने के लिए, उनको डेमोरलाइज करने के लिए 1-2 बीजेपी नेताओं के भी वो कर लेते हैं, क्योंकि इस देश में तो मोदी शाह का तो कोई बैग चेक नहीं कर सकता। चलो जाओ एकनाथ शिंदे का कर लेना, उद्धव ठाकरे को छोड़ना नहीं है, एकनाथ का 1 बार करो तो उद्धव ठाकरे का 3 बार करो। ये साइकोलॉजिकल जो है वो अपोजिशन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड। जनता जो है इस बार निश्चित रूप से बीजेपी के जो बीबीजी पॉलिटिक्स है उसका जवाब देने के लिए मुस्तैद लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ जनता खासकर ये जो विभाजनकारी नीति जो बीजेपी की है उसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, और ये एक पेनिट्रेशन है जनता के बीच, वो दिखाई देता है। जब हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में घूम रहे हैं तो वो भी दिखाई देता है, जिसका जिक्र अभी प्रशांत टंडन जी कर रहे थे कि यहाँ पर जो लाडकी बहिना योजना जो है उस योजना का पेनिट्रेशन होना चाहिए, अंदर तक गाँव तक होना चाहिए। और इससे काफी अगर पूछा जाता है कि महायुति को कैसे आप जीतते हुए बता रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि इसी योजना के तहत इधर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, और इसीलिए हमको ये लगता है कि हम भी पिछले 4 महीने से दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारी सरकार यहाँ पे इस योजना के आधार पर बन जाएगी। लेकिन इस योजना के आधार पर और इसका कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, और उसमें बहुत सारी बातें अब खुल के जो सामने आ रही हैं, जिसका जिक्र अभी प्रशांत टंडन जी कर रहे थे। एक बार जल्दी से फिर से आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, इसलिए मैंने कहा था कि दोबारा जुड़ जाइए और प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। और महाराष्ट्र की राजनीति, उधर राहुल गांधी की राजनीति, और राहुल गांधी का ये जो तेवर है, इसका कितना असर दोनों राज्यों के चुनाव पर पड़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, ये क्या है कि जब आपको रेस्पॉन्स, पब्लिक रेस्पॉन्स के आधार से तय होता है, जो नेता की जो कॉन्फिडेंस है उसका उससे ही तय होता है। अभी आप जो अभी दिखा रहे थे क्लिपिंग्स, और वैसे भी जो आप देखेंगे उनकी सभाएं और इनकी सभाएं, दोनों में फ़र्क है। उनको बार बार प्रधानमंत्री को कहना होता है कि आप जो है ताली बजाओ या इस तरह से आप हाथ उठाओ, ये उनको कहने की ज़रूरत नहीं हो रही है। एकदम लोग जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ समझने के लिए है लोगों के, कि वो ये है कि आप देखिए कि संविधान जैसा एकदम एक कल तक ऐसा था, संविधान एक अबूझ पहेली की तरह, बहुत एकेडमिक, मतलब जो विद्वानों के बीच चलने वाली बहस थी, उसको वो जनता के बीच ले आए हैं। और जब वो बात करते हैं संविधान की तो लोग उसका जवाब देते हैं और तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उसके बाद प्रहार करते हैं वो, इस संविधान को कोई ये नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता, और इसके जरिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसका रिस्पॉन्स आता था। तो उन्होंने एक बहुत ही जो एकेडमिक किस्म का ये था, डिबेट था, उसको उन्होंने जनता में ले आया है। एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता माननी चाहिए, इसको सिर्फ चुनाव के पैमाने से नहीं देखना चाहिए, ये जनता में है। दूसरा है क्या कि अब देखिए, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं, आज उन्होंने बिरसा मुंडा का जो उत्सव मनाया है, वो चुनाव आयोग का सीधा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन है। उन्होंने उसके उस जरिए पूरे मतलब देश के आदिवासियों को संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन वो जगह कहाँ है? जमुई, जो बिहार में है, और बिहार में है, और वहाँ से सिर्फ 30-40 किलोमीटर के अंतर पर झारखंड के कई कंस्टिट्यूएंसी, जो अभी 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, वो है, और वहाँ उन्होंने ये बिरसा मुंडा का पूरा उत्सव मनाया। दिल्ली में सराय काले खां में के नाम उन्होंने बदल दिया, उसका नाम, वो चौक का नाम रखा है। तो ये जो है, आपको इससे पता चलता है कि इतना समय उनको मिला, और वो सारी योजनाएं जो उन्होंने अभी घोषित की है, लगभग ये योजनाएं चल रही है या पहले से घोषित है, उसको लेकर के आज किया।
तो आप देखिए क्या कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का चुनाव आयोग को देखिए कि चुनाव आयोग आराम से इसकी इजाजत दे रहा है। आप जो झारखंड के हैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, और उसका नाम लेकर के आप कैसे प्रचार कर सकते हैं? तो उनका सहारा अंततः वो जो पैसा वाला कहा आपने, और सही आज उसका ये किया, प्रहार किया राहुल गांधी ने, जब उन्होंने मीडिया का नाम दिया। मीडिया का अलायंस वो उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये मीडिया, पैसा और जो चुनाव आयोग और ये क्या कहते हैं आरएसएस का जो ग्राउंड लेवल जो जिसको आप पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जो वोट मैनेजमेंट करने वाला, इस मशीनरी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इससे लग रहा है कि पब्लिक डिस्कोर्स जो है उसको या नैरेटिव को कंट्रोल करने में बीजेपी, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वहाँ हो, दोनों जगह फेल हो गई है। और वहाँ जो सवाल है उसका जवाब देने का मुश्किल हो रहा है। यहाँ भी पूरा डिविसिव, मतलब वो तो बताने का जरूरत, आप तो घूम ही रहे हैं कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस से लेकर के सब लोगों ने बहुत कोशिश की कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इवन महायुति के लोग इसको काउंटर प्रोडक्टिव मान रहे हैं और दो खेमा साफ साफ डिवाइड हो गया है, जिसमें गडकरी, पंकजा मुंडे या ऐसे बहुत सारे लोग एक तरफ है, दूसरी ये तरफ। ये ऐसा नहीं है कि वो लोग वो कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन या चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए, लेकिन उनको ये डर लग रहा है कि ये महाराष्ट्र में चलेगा नहीं, और इसकी ये कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में चलेगा नहीं है, और जिसकी कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से तस्वीरें बहुत कुछ दिखाई दे रही हैं। जब हम लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे हैं और नेताओं से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझने विश्लेषकों से बात कर रहे हैं, कुछ वीडियोज आप तक हम पहुँचा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों। और उधर राहुल गांधी हमलावर हैं, और राहुल गांधी का तेवर जो है वो पहले से और ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आता है। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास, और वहीं से झारखंड से लेकर यहाँ महाराष्ट्र, और उसमें भी खासकर जो झारखंड में राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं बोकारो और गोड्डा में, और एक तरफ मीडिया जिसका जिक्र भी कर भी रहे थे अनिल सिन्हा जी, दूसरी तरफ यहाँ पर मीडिया के अलावा जब संविधान की बात, लाल किताब की बात, उसमें भी देखिए कल का भी उनका बयान आपने सुना, आज का भी सुना राहुल गांधी का, और उसके अलावा एक किसानों की बात जिसमें सोयाबीन की फसल की बात, कपास की बात होती है, यानी ये विदर्भ को साधने, किसानों को साधने की भी यहाँ पर जुगत में राहुल गांधी नजर आते हैं। इन सबको अगर मिलाइए और इसके बीच में एक चीज और जोड़ दीजिए कि अभी आपने देख लिया नवाब मलिक कह रहे हैं कि किंग मेकर तो अजीत पवार ही होंगे, यानी महायुति में खटपट है और वो अब खुलकर सामने आ रहा है। सबको जोड़िए, अगर सारे डॉट्स को जोड़िए तो क्या निकल के आता है सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद राजीव जी। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या गठबंधन के राज्य के नेता है जो रियल इश्यूज हैं उस पर बात नहीं करना चाहते। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर डिस्कशन ही न होने पाए। जो ध्रुवीकरण की उनकी राजनीति है वो सफल हो, उस पर बात, चुनाव उस पर केंद्रित हो जाए। जो होती हुई दिख नहीं रही। क्या महाराष्ट्र में जो कपास उत्पादक किसान है, जो सोयाबीन उत्पादक किसान है, जो प्याज उत्पादक किसान है, उसके जो दुश्वारियां उसको भूल जाएगा? वह केवल जो ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं भारतीय जनता पार्टी की या महायुति की, उस पर केंद्रित हो जाएगा। जो लाडी बहना योजना से पैसा दिया गया, उस पैसे के आधार पर जो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर लोग ध्यान नहीं देंगे। जो किसान संघर्षरत है, जो जुलूस निकालता रहा है, प्रदर्शन करता रहा, अपनी बात को कहता रहा है, वो क्या इन मुद्दों से अपने आप को अलग कर लेगा? होता तो नहीं है। और अगर महायुति की ध्रुवीकरण की जो कोशिशें हैं, अगर वह इतनी कारगर होती तो फिर अजीत पवार उससे अलग क्यों हो जाते? अजीत पवार और या नितिन गडकरी, ये लोग, तमाम लोग, या मुंडा परिवार, या उससे सहमत क्यों नहीं होता? वो क्यों कहता कि यह राजनीति यहाँ सफल नहीं हो सकती है या इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है? वर्चुअली महाराष्ट्र में इस तरह का डिवीजन नहीं है जिस तरह के डिवीजन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और अगर इस तरह का डिवीजन होता तो भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के बूते राजनीति नहीं करनी पड़ती। आप याद कीजिए, जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तभी राष्ट्रवाद के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर पूर्ण सत्ता नहीं पा पाई।
अपने बल पर उनको समर्थन नहीं मिला। उस समय भी कांग्रेस को सफलता मिलती रही, लेकिन आज भी वो जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में तो मुझे नहीं लगता कि जो लोगों के इशूज हैं, चाहे वो विदर्भ में किसानों का सवाल हो, चाहे पश्चिमी महाराष्ट्र में किसानों का सवाल हो, जब मुंबई और ठाणे में लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इस साल 2024 के चुनाव में लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो विधानसभा के चुनाव में इनको सुन लेंगे? कौन से कारण? केवल और केवल लाडली बहना योजना से ही हो जाएगा कि नहीं ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है? जो मुद्दों के अलावा एक जरूरी सवाल यह है कि क्या महायुति में उस तरह की एकता है? क्या तीनों के तीनों संगठन, तीनों के तीनों राजनीतिक दल मिल करके एक दूसरे को जिताने का प्रयास करेंगे? क्या शिंदे साहब के लोग, शिंदे साहब के कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि बीजेपी को सफलता मिल जाए? क्या अजित पवार के लोग चाहेंगे कि बीजेपी और शिंदे साहब को उतनी सफलता मिल जाए जिसका वो दावा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिंदे के उम्मीदवारों को और अजित पवार के उम्मीदवारों को जिताने का उतना ही प्रयास करेगा जितना अपने उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगा। जब इस बात का है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जब विवाद यह है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनेगी, लड़ाई किस बात की? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ के चले गए थे महायुति? इसी बिना पर के सवाल मुख्यमंत्री का था। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़े रखने के लिए मुख्यमंत्री मान ली शिंदे को। आज कोई भी दल महायुति में भारतीय जनता पार्टी खुल करके नहीं कर रही है, बल्कि एक बार भी नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री कौन बने। जब परिणाम आ जाएंगे, सदस्य संख्या के ऊपर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो 150 सीटों पे चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी को शिंदे और अजित पवार के लोग उतना समर्थन देंगे? और अगर ये स्थिति बनती तो क्या पश्चिमी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व सांसद विद्रोही उम्मीदवार, एक तो नहीं 3 पूर्व सांसद विद्रोह के में खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बेचैनी है और जो सहयोगी संगठन वो भी हैं। उसके दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने हर मोर्चे पर, चाहे उनका संकल्प पत्र जारी करने का सवाल हो, चाहे राजनीतिक रैलियां हों, चाहे सामूहिक रूप से कोई बात करनी हो, चाहे मुद्दों पर केंद्रित होना है, सब एक स्वर अपनी बात कर। और उनमें यह कि महाविकास अघाड़ी की एकता के साथ महायुति को सत्ता से बाहर करना है। किस आधार पर? मुद्दों के आधार पर। जो चीजें महाविकास अघाड़ी के खिलाफ जा सकती थी, जो विवादों का विभाजन होता, एक बड़ा मुद्दा बनता, वो होता मराठा वोटों विभाजन। लेकिन मनोज जरांगे साहब के मैदान से हट जाने और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेने से जो महाविकास अघाड़ी के लोगों ने अपना सामाजिक संतुलन तैयार किया है, वह एक होता, कंसोलिडेट होता हुआ दिखा। मेरा अपना मानना यह है कि महाविकास अघाड़ी के किसानों से जुड़े हुए सवाल, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक तरह का महायुति सरकार के द्वारा किया जा रहा भेदभाव, औद्योगिक घरानों का गुजरात में शिफ्टिंग, आर्थिक गतिविधियों को महाराष्ट्र से हटा करके गुजरात में केंद्रित करने की कोशिशें, गुजरात के उद्योगपतियों को बढ़ावा, महाराष्ट्र के किसानों के समस्याओं के प्रति महायुति सरकार का ध्यान न दिया जाना और महायुति के तीनों दलों में आंतरिक संघर्ष, ये स्थितियां ये बताती हैं कि वह महायुति के महाविकास अघाड़ी की तुलना में उनकी राजनीतिक स्थिति या जमीनी स्थिति कमजोर है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी अपने मुद्दों पर कंसंट्रेट है। संविधान का मुद्दा केवल एक संविधान का विषय नहीं है कि केवल उसमें क्या लिखा गया है, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी धाराएं हैं और क्या क्या बातें कही गई। यह आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है, लोगों की आज़ादी से जुड़ा हुआ सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ सवाल है, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल है, नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल है और लोगों के इस पूरे देश को एक समग्र राष्ट्र के रूप में देखने का सवाल है। उस मुद्दे को भी राहुल गांधी ने पूरी तरह से स्थापित किया है और वो विमर्श में। अगर आप झारखंड में आइए, झारखंड में बीजेपी जो बात कर रही है उसके पास मुद्दा क्या है? केवल और केवल घुसपैठ। तो क्या घुसपैठ का मुद्दा झारखंड की जनता में उतना ही गंभीर है? अगर यह मुद्दा बेटी रोटी का मुद्दा इतना ही गंभीर है तो दिखता क्यों नहीं? आखिर जो कल्पना सोरेन की सभाओं में आने वाले लोग हैं, खासतौर से महिलाएं हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि घुसपैठ तो सीधे उनको प्रभावित करता। अगर आर्थिक संसाधन कम होते, बेटी रोटी छीनी जाती, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ता। वो तो नहीं है।
और अगर भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि लाडली बहना योजना का लाभ उसको महाराष्ट्र में मिल रहा है, तो मैया सम्मान योजना का लाभ हेमंत सोरेन को क्यों नहीं मिल रहा है? हेमंत सोरेन के द्वारा आदिवासी स्वाभिमान की बात को पूरा करना, झारखंड के साथ भेदभाव तरीके का व्यवहार करना, आर्थिक संसाधनों पर या खनिजों के ऊपर कारपोरेट के को सौंप देने की कोशिश, ये जो मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, क्या इसकी कोई अपील नहीं है? और अगर ये अपील नहीं है तो जो पहले चरण में आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में और जिलों में शहरी मतदाताओं की शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा मतदान होना किस बात का परिचायक है? या जेएमएम जो आदिवासी इलाकों में उसकी अपनी पहचान है, या लोकसभा के चुनाव में जो उसने अपनी ताकत दिखाई, कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर के 5 की 5 सीटें जीती, क्या हुआ जो उसका राजनीतिक ताकत है? जी सुनील जी, थोड़ा सा समाप्त कीजिए जी। मेरा अपना मानना यह है कि जो जिन मुद्दों को खड़ा किया इंडिया दल समूह ने, वह ज्यादा प्रभावी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मुख्य मुद्दों से हट करके कृत्रिम मुद्दों पर बहस चलाने की कोशिश है, वह कोशिश सफल होती हुई दिख नहीं रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कोशिश सफल होते हुए नहीं दिख रही है। इधर महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महायुति और महाविकास आघाड़ी, उसमें महाविकास आघाड़ी का पलड़ा अभी तक हम लोग जब से यहाँ घूम रहे हैं वो भारी दिखाई देता है। और इधर हमारे दाहिने साइड में इकबाल जी बैठे हुए हैं, ये तो यहीं से बिलोंग करते हैं, तो ये भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और इनके विचारों को आप सुन रहे हैं। ये जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको भी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन दूसरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आना चाहता हूँ। प्रशांत टंडन जी, लंबा वक्त और उसमें भी देवेंद्र फडणवीस की कुछ कहानी बता रहे थे, कुछ बात आप बता रहे थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस के कारण आज महायुति कहीं ना कहीं संकट में है, ये माना जाए? जी बिल्कुल, और उसमें बड़ी सारी लेयर्स हैं जो धीमे धीमे अनफोल्ड होगी। देवेंद्र फडणवीस कोई अब मामूली नेता नहीं है। पहली चीज़ ये कि जो सुनील जी कह रहे हैं उस बात को हम लोग यहाँ ग्राउंड पर देख रहे हैं कि महायुति में जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, संदेश है, मैसेजिंग है, वो अलग अलग है। यानी एकनाथ शिंदे लाटकी बहना पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो जो अजीत पवार हैं उनके कुछ अलग मुद्दे हैं, मराठा रिजर्वेशन से लेकर तमाम मुद्दे हैं उनके। और बीजेपी जो है वो यहाँ पे नफरत का पैकेज लेकर आई है। और ये जो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ कहा है महाराष्ट्र में आके कि कटेंगे तो बटेंगे, उसको जितना भी आप अलग अलग शब्दों में मोदी जी कह दें, कोई और कुछ कह दें, एक है सेफ है कह दें, कुछ और कह दें, कुछ और कह दें, उसने बीजेपी को डैमेज किया है महाराष्ट्र में। योगी आदित्यनाथ को डैमेज तो खुद देख लीजिए ना, डैमेज तो इतना कर दिया कि महायुति में दरार। आखिर कल नरेंद्र मोदी थे और उसमें एनसीपी अजीत पवार गुट का कोई भी नहीं था। वही तो उसने महायुति को डैमेज किया, उसने बीजेपी के ओवरऑल कैंपेन को डैमेज किया है। क्या वो उत्तर प्रदेश का पैकेज यहाँ महाराष्ट्र में ले आए, और उत्तर प्रदेश ने भी अयोध्या में आप हारे हैं ना, उसके बाद भी आप कटेंगे तो बटेंगे ले आए। केवल एक पैनिक रिएक्शन जातिवाद जनगणना के खिलाफ। ये महाराष्ट्र सामाजिक न्याय की ज़मीन है। यहाँ पे सामंती सत्ता को बहुत पहले चुनौती दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश बिहार में शायद नहीं है उतने पावरफुल तरीके से, यहाँ है। तो यहाँ पे उसका बहुत नुकसान हुआ है बीजेपी को। हम 23 को फिर चर्चा करेंगे कि बीजेपी को अगर चुनाव ये हारते हैं तो क्या ये कटेंगे बटेंगे ना हरा दिया। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पे ऑब्जर्व करना अब से जो है वो पॉलिटिकल विश्लेषकों का काम होगा कि देवेंद्र फडणवीस अब प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, उनके पीछे आरएसएस की बैकिंग है। जिस तरीके से वो गोटियां अपनी बैठा रहे हैं और जिस तरीके से वो अपने आप को बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उससे जो है ये ऐसा संदेश जा रहा है
कि और उनके बहुत सारे लोग यहाँ ये बात कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अब दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं। एक उनकी आंशिक चर्चा नड्डा जी के रिप्लेसमेंट के तौर पे हो चुकी थी, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, वो महाराष्ट्र तक रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद चाहिए कि यहाँ से वो दिल्ली की राजधानी में बैठना चाहते हैं, राजधानी एक्सप्रेस में। जी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जोड़ना चाहेंगे आप देवेंद्र फडणवीस को लेकर इकबाल जी? जी देखिए, मैं प्रशांत जी की बात से कुछ सहमत भी हूँ, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। जो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि वहाँ जो प्रशांत जी, एक मिनट रोकूंगा। प्रशांत जी वो बात कह रहे हैं जो यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो मैं चर्चा में नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ें भी अगर हम देखें दिल्ली से, तो किस तरीके से जो खेल चल रहा है कि जो भी बीजेपी के सेकंड इन कमान के सामने आने की कोशिश करता है, वहाँ से इतने प्यार से चीज़ों को काटा जाता है, जिसके अंदर चाहे वो नितिन गडकरी हो। आप देखिए कि इतने बड़े खेल के अंदर सबसे बड़ा नाम विवादों में जो फंसा है, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का ही फंसाया गया। इससे पहले भी महाराष्ट्र में पार्टी है टूटी थी, लेकिन हीरो कोई नहीं बना था। इस बार महाराष्ट्र की जनता के सामने जो हीरो है वो देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। उसी को लेकर के लगातार उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के अंदर राजनीति है, वो गद्दारों को यहाँ पसंद नहीं किया जाता है। हमेशा हर सभा में वो जाकर के एक चीज़ करते हैं कि गद्दारी की है उनके साथ, और गद्दार कौन, उस पर एक सवालिया निशान खड़े करके लगातार वो बीजेपी और खास करके देवेंद्र फडणवीस पे आते। जहां उनके पार्टी के लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं वो ये भी मान रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर जिन पार्टी ने उनका कंधा इस्तेमाल किया था बाला साहब ठाकरे के ज़माने में, आज वही उन सारी चीज़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने मोदी जी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया कि उन्होंने मेरे पिता और मेरे माता का जो है अपमान किया है, मुझे एक तरीके से गलत बच्चा बता करके कि संतान मैं उनकी नहीं हूं। तो ये सारी ही चीज़ों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो राजनीति धीरे धीरे पिछले 3 से 8 दिनों में है वो गर्माती जा रही है। और लगातार जो भीड़ अब हम उद्धव ठाकरे की सभा में देख रहे हैं, आज ही मैं देख रहा था शायद जालना या सिल्लोड़ का, उद्धव ठाकरे ने ये कहा लाडली बहना जो है उन्हें अभी याद आई है, इतने बरसों में याद नहीं आई थी, इलेक्शन से पहले याद आई है। मैं आपको वादा करता हूँ कि 3000 तो हम दे ही देंगे, लेकिन उसके साथ में सिर्फ बहन ही क्यों, क्या बेटा नहीं है? अगर मेरी सरकार आएगी तो लड़के जो है उनके लिए भी एजुकेशन मुफ्त रहेगा। ये जो सवाल उठाया बहुत बड़ा है, और ये हर आम, चाहे वो देहात में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, सभी को पता है एजुकेशन एक ऐसा बड़ा मसला है, इतना खतरनाक मसला है यहाँ के लोगों के लिए। इतने पैसे लगते हैं, अगर वो एजुकेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी सरकार आएगी, तो मुझे लगता है उसका फेवर एक बहुत बड़े लेवल पे उनको मिलेगा। साथ ही उनके पार्टी के अंदर जिस तरीके से अब जोश भरते जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, आज जहाँ पहुँचे थे उन्होंने कहा कि आज मेरी तलाशी नहीं ली गई, यानी कि लगता है मुझे छोड़ दिया गया आसानी से। इस तरह की एक एक चीज़ को वो कमी बेशी को भुलाना नहीं गया और लोगों के सामने लाना नहीं चूक रहे। तो उद्धव ठाकरे भी जिस तरीके से लगातार वो बाला साहब ठाकरे के स्वरूप में आते जा रहे हैं, लोगों के अंदर भी वो चीज़ें नज़र आ रही है कि उद्धव इससे पहले इतना आक्रामक नहीं थे। तो ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और खास करें नागपुर की भी बात करें इस बार सीट की, तो देवेंद्र फडणवीस के लिए वहाँ भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। वहाँ भी जो उनके सामने कैंडिडेट है, जो हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि उनको वहाँ भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। इससे पहले इस तरह की चुनौतियाँ नहीं थी। तो आरएसएस भले ही इन सारी चीज़ों को मानते हो कि देवेंद्र फडणवीस उनकी चॉइस है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि नितिन गडकरी भी आरएसएस के बहुत करीबी लोगों में से, वो भी महाराष्ट्र से और मराठवाड़े से ही आते हैं। और पूरी बीजेपी आज जिस चीज़ों की बात करती है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, जो नितिन गडकरी के पास वो मिनिस्ट्री है, और लगातार मिनिस्ट्री के अंदर चर्चा अगर की जाए तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बीजेपी करती है। जी बिल्कुल। यहाँ बीजेपी कैसे बुरी तरह फंसी हुई है, और यहाँ बीजेपी के लिए बुरी खबर कह सकते हैं, जो हम लिख भी रहे हैं। इसलिए और बीच चुनाव दोनों जगह अगर देखें, और खासकर महाराष्ट्र की बात करें, तो ये बहुत यहाँ पर वो स्थापित होते हुए दिखाई देता है। और इसलिए क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने देवेंद्र फडणवीस, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस साहब जो हैं वो कैसे अपने ही साथी दलों को नाराज करते हुए दिखाई देते हैं, और बीजेपी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान नजर आती है। दूसरी तरफ अगर आप जाएं झारखंड देखें, तो झारखंड में भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने जो दिल्ली में किया है, इसकी गूंज भी बहुत दूर तक चली गई है। और यहाँ भी बीजेपी के लिए परेशानी है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है वो ये समझ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर सम्मान नहीं बल्कि अपमान किया है। सम्मान देने की जगह आपने
आपने अपमानित कर दिया भगवान बिरसा मुंडा को। और ये दोनों मसलों को अगर सामने जोड़ा जाए, इधर देवेंद्र फडणवीस को देखिए, उधर नरेंद्र मोदी को देखिए, इन लोगों की रणनीति देखिए, तो प्रेम कुमार जी जरा आपके पास आऊं, क्या लगता है प्रेम कुमार जी कि यहाँ पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहते हैं वो दिखाई दे रहा है कि आपसे काम जो है वो गलत होने लगा है या आप गलत दिशा में जा रहे हैं? प्रेम कुमार जी नहीं है, लेकिन जल्दी से अनिल सिन्हा जी के पास आता हूं। अनिल जी, इसको कैसे देखा जाए कि हाँ, यहाँ पर आप किसी भी रूप में देखिए तो कहीं ना कहीं ये फंसे हुए और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को फंसाते हुए दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी भी, उद्धव और इधर देवेंद्र फडणवीस भी। देखिए क्या है वो, आप प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप नैरेटिव कुछ बनाना चाहते हैं और वो नैरेटिव आप बना नहीं पाते हैं। जैसे उन्होंने विकास का नैरेटिव बनाया था, वो बना नहीं पाए। डिविसिव पॉलिटिक्स की नैरेटिव चलाई, वो चला नहीं पा रहे हैं। तो अब आप कुछ से कुछ करने लगे हैं। उसमें ये फडणवीस का जहाँ तक मामला है, मैं नहीं मानता कि उनको बीजेपी मतलब वो सेंट्रल लीडरशिप भी उनको उस मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहता है, क्योंकि अगर वो नेतृत्व देखना चाहता तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाता। आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही समझिए एक तरह से, और उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री हैं, कल उनको बनाएंगे मुख्यमंत्री। तो आपने जो उनका प्लेसमेंट है पहले ही इतना पुअर लोअर कर दिया है कि वो इसमें उसमें दावेदारी वो अपने मन से भले ही करते रहे, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में वो महायुति के अनकंटेस्टेड कैंडिडेट नहीं है, और बीजेपी के अंदर तो उनका विरोध है ही। तो यहाँ भी हुआ। नरेंद्र मोदी का प्रॉब्लम ये है कि वो भी क्योंकि खुद को सेंटर में रखना चाहते हैं, इसीलिए सारी नैरेटिव चाहते हैं कि हमारे से होकर हर रास्ता गुजरे हमारे होकर के, तो वो संभव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी का ये आप जो देख रहे हैं कि हर तरफ जो स्थितियाँ हो रही है खराब, और हर तरफ कोई नैरेटिव नहीं बन पा रहा है या कुछ जमीन पर ठोस नहीं हो रहा है। अंत में उनको देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो टाइम टेस्टेड पॉलिसी है डिविसिवनेस की, मीडिया कंट्रोल, उसके बाद चुनाव आयोग और पैसा, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मुझको नहीं दिखाई देता कि किसी पर मुद्दे पर। अब यहाँ सोयाबीन, कपास से लेकर के किसानों के आत्महत्या, सारे जो मुद्दे हैं कि प्याज उत्पादक, सब के बारे में राहुल गांधी बात करते हैं, उनके नेता बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। ये इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं। हम इतना पैसा आपको भेज रहे हैं या दे देंगे, ये मुद्दा हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसे संपन्न ये राज्य में उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से आप यूपी और बिहार में देखते हैं। लेकिन यूपी बिहार में भी वो आपने देखा नतीजे जो आए बिहार यूपी में ये में लोकसभा में, तो आपको पता चल गया कि वो जो है अनाज देने वाला और राशन वाला उतना काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वो फेलियर जो है उसको मतलब उससे उसका मुकाबला करने में हमको लग रहा है कि कोई स्ट्रेटजी बना नहीं पा रहे हैं। अंत में वो जा रहे हैं यही वायलेशन ऑफ मतलब चुनाव आयोग चुनाव का जो कदाचार या भ्रष्टाचार वो करें, और उसका मीडिया उनका अभी तक है पूरा। ये मानना होगा कि मैं मानता हूँ क्या कि ये जो प्रतिबद्धता है मतलब मालिक और क्या कहते हैं सरकार के प्रति गोदी मीडिया की, उस प्रतिबद्धता को आपको सलाम करना होगा, क्योंकि ऐसी प्रतिबद्धता सिर्फ मध्यकाल में ही दिखाई पड़ती थी जब जी सरकार लोग करते थे। तो ये जो उनकी प्रतिबद्धता और उनका जो समर्पण है उसको आपको मानना होगा। तो ये इसी के सहारे वो चाहते हैं, लेकिन अब वो चल नहीं पा रहा है, ये तो क्लियर हो गया। 240 का जब आंकड़ा वो पार नहीं कर मतलब जब उनको नहीं मिला बहुमत, इसी से जी बिल्कुल बिल्कुल इसलिए। लेकिन एक चीज मैं लास्ट पॉइंट चाहता हूं, कुमार जी भी जुड़ गए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी भी बने हुए हैं, इधर हमारे दो साथी हैं और सुनील शुक्ला जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी एक छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, जब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो इसमें एक नाम जो राहुल गांधी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी राजनीति, उनके भाषण को देखिए, पिछले 10 दिनों में आपको परिवर्तन दिखाई देता है? जी देखिए, वो पहली बात की वो हरियाणा की डिफीट के बाद उन्होंने अपना मैदान नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई नैरेटिव बदला नहीं अपना, वो वैसे ही लोगों से मिल रहे हैं और संविधान, आरक्षण, जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि उसकी ज़मीन है ये। उत्तर भारत में शायद उत्तर ना हो, लेकिन अगर इसमें MVA महाविकास अघाड़ी कामयाब होती है तो इस जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं इसका काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, RSS के लिए। एक बात। दूसरी बात कि ऑलरेडी जो RSS है उसने काम शुरू कर दिया है लोकसभा चुनाव के बाद ही। लोकसभा चुनाव के बाद RSS ने राहुल गांधी के नैरेटिव को पंक्चर करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस कम करने के लिए काम शुरू कर दिया है। और उन्होंने सीधे नहीं काम करना शुरू किया, उन्होंने जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो मजदूर को ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन है, या दूसरे जो उनके तमाम NGOs हैं, उनके थ्रू कर रहे हैं। लेकिन अभी उनको आरक्षण का मामला, यानी 50% की लिमिट के ऊपर बढ़ाने का मामला, जातिवार जनगणना का मामला, या सामाजिक न्याय का दूसरे जो इश्यूज हैं, उसका कोई एक तोड़ नज़र नहीं आ रहा है। कोई एक क्वाइल नहीं कर पाए स्ट्रेटजी वो, लेकिन वो काम उन्होंने शुरू कर दिया राहुल गांधी के ऊपर, और वो RSS ने अभी शुरू कर दिया है काम। तो ये अगर ये चीज़ें कामयाब नहीं होती, मान लीजिए कि 23 तारीख को नतीजा जो है वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाता है, तो फिर वो कोशिशें बेकार हो जाएंगी, फिर वो बहुत बड़ा नैरेटिव होगा, और फिर वो लंबे समय तक संविधान, आरक्षण, जातिवाद जनगणना का इशू बीजेपी को परेशान करे, क्योंकि बीजेपी की कमिटमेंट नहीं है वो। देखिए, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों आती है, क्यों कटेंगे बटेंगे हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ कमिट नहीं करना चाहते। बदलते समाज के साथ आप नहीं कर, नारे बदल रहे हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं करना चाहते आप, क्योंकि आप बदलते समाज को की वो जो पहचान है, जो करना चाहिए आपको, सामाजिक न्याय खासकर, वो नहीं करना चाहते। आप कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन के नाम पर कोई पद देकर, उनको लाल बत्ती गाड़ियाँ देकर, या उनको कोई पैसे वैसे देकर आप लालच में उनको ले आते हो, लेकिन आप पूरे समाज का चेहरा बदलना नहीं चाहते हो। वहाँ पे वर्चस्ववाद या मनुवाद वो आप कायम रखना चाहते हो, इसलिए ये आता है हिंदू मुसलमान कटेंगे बटेंगे टाइप्स चीज़ें। लेकिन वो बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये रिज़ल्ट 23 तारीख को MVA के पक्ष में जाता है तो फिर ये लंबे समय तक ये जो है भारत की राजनीति को बदल देगा। जी, लंबे समय तक भारत की राजनीति को ये में एक परिवर्तन आप देखेंगे। और अगर ये महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाता है तो एक राजनीति में जिस सुचिता की बात होती थी और उसके खत्म होते हुए भी हम लोगों ने देखा। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति अगर हम देखते हैं तो पिछले खासकर 10 दिनों में, या जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में हार के बाद एक मायूसी, या कहें तो अपने पिच को चेंज करना, नैरेटिव को चेंज करना, ये करते हुए राहुल गांधी नजर नहीं आते हैं। और पिछले 3-4 दिनों से खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी तो अग्रेसिव हैं ही, और आज वो अपने मोड को, जैसे गाड़ी के गियर को जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे चेंज करते हैं, वैसे ही राहुल गांधी चेंज करते हुए नजर आते हैं। और कल आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही करते हुए नजर आए थे। प्रेम कुमार जी, क्या सही कह रहा हूं मैं, और इसमें आप जोड़ना चाहिए। प्रेम कुमार जी नहीं, पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या ये बात आप समझ रहे हैं? जो अगर जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज जोड़िए। और सबसे बड़ी चीज कि क्या यहां से अगर ये जो एग्रेसिवनेस है राहुल गांधी का, उसका असर दोनों राज्यों पर कांग्रेस के लिहाज से पड़ता हुआ दिखाई देता है? राजीव जी, निश्चित तौर पे ये असर पड़ता हुआ साफ दिखाई देता है। और राहुल गांधी की जो एग्रेसिवनेस है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है, इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास कोई नहीं है, और प्रधानमंत्री ने इसके कोई जवाब दिया भी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने संविधान पढ़ा ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी ये अभी तक बता ही नहीं पाए कि उन्होंने संविधान पढ़ा है, और कितना नरेंद्र मोदी संविधान को जानते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी ने पढ़ा होता संविधान तो अब तक चुनौती स्वीकार कर ली होती कि हाँ राहुल गांधी, मैं तुमसे बहस के लिए तैयार हूँ, मैंने संविधान पढ़ा है। तो नरेंद्र मोदी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने मनुस्मृति पढ़ी होगी, या RSS ने जो उनको पढ़ाया होगा वो पढ़ा होगा, तो संविधान वो नहीं पढ़ा। इसमें तो राजीव जी कोई दो राय बची ही नहीं। कुल मिला के राजीव जी ये कि जो राहुल गांधी की आक्रामकता है वो नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रही है, बीजेपी पर भारी पड़ रही है, और बीजेपी की जो अंदरूनी चीजें हैं वो काफी ज्यादा सतह पर आती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
देवेंद्र फडणवीस का मसला जो है राजीव जी, देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है कि वो उनका बीजेपी भी जो है अब वो 12वीं के बाद हाई स्कूल करवाएगी, पहले तो करवा चुकी है 12वीं के बाद इंटर, अब वो हाई स्कूल करवाएगी उनका देवेंद्र फडणवीस का। और ये बीजेपी वाले राजीव जी मुझे लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या के हिंदुओं को गालियां दे रहे थे, ये महाराष्ट्र की महिलाओं को गालियां देते हुए नजर न आए, इतना समझ में आने लग गया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, अगर आप वहां बैठकर झारखंड और यहां दोनों जगह की राजनीति यानी महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हैं, तो इसमें जरा आपसे भी समझूंगा, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का रोल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खुद ही अगर छोड़ दीजिए देवेंद्र फडणवीस को भी किनारे रखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इनके जो नारे हैं वो भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साफ साफ कि वो नारे भी यहाँ काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। और उधर राहुल गांधी को आप देखिए, तो क्या कहेंगे आप, अगर, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल ही किनारे लगने वाला है, 20 तारीख फिर चुनाव खत्म। एक बार फिर राजीव जी, देखिए नरेंद्र मोदी की सियासत को या पूरे बीजेपी आरएसएस की सियासत को समझना है तो आपको राहुल गांधी के जो कैंपेन है, जो इलेक्शन मोड से अलग उनका एक कैंपेन रहा है, उसको समझना होगा। राहुल गांधी केवल चुनावी भाषण उनका नहीं है, राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ चुनावी नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। 2-4 लाइन में हम ठीक से इसको बताते हैं। ये राहुल गांधी ने सियासत को बदलने का नारा दिया है, 90% लोगों की भागीदारी विकास में होगी कि नहीं, और इसके लिए जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको हम तोड़ेंगे, हम देश का एक्सरे कराएंगे। ये एक टोन है जो कि चुनावी नहीं है, निश्चित रूप से ये बदलावकारी है, परिवर्तनकारी है, राजनीति को बदलने वाली। एक और बात जो राजीव जी बोलते हैं राहुल गांधी, वो ये कि महाराष्ट्र में उन्होंने बोली और बहुत अब वो लगातार बोल रहे हैं, वो ये कि ये सरकार को किसी तरीके से खरीद रहे हैं। जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट रहे हैं वो वास्तव में सरकार के खरीदार हो गए, और वो पहले काम टेंडर उंडर के जरिए होता था, सरकार को प्रभावित करके होता था, अब क्या है सरकार को ही खरीद लो। और ये बात तब से पैदा हुई है जब से वो तथाकथित जो भी खुलासा सामने आया, तो उसकी सच्चाई वही लोग जाने कि गौतम अडानी उस बैठक में मौजूद थे जिसमें सरकार गिराने और बनाने की बात हो रही थी। चूंकि वो स्टेक होल्डर थे, इसलिए मानते कि सही ही होगा। तो जब गौतम अडानी सरकार बनाने में शामिल है, तो राहुल गांधी उसको बता रहे हैं कि अब वो जमाना आ गया है कि सरकार खरीदा जा रहा है। तो चुनाव में एक गौण चीज हो गया, चुनाव में नहीं जीतेंगे तो बाद में सरकार तोड़फोड़ करके खरीदेंगे, और तरीके से खरीदेंगे, और उनका लक्ष्य जो है सरकार खरीद करके अपना कैपिटल बढ़ाना, अपना हित देखना और जन विरोधी नीतियों को बनाना। तो इस बात पर अब राहुल गांधी ज्यादा आक्रामक है, उनका टोन यहाँ सेट हो रहा है। अब इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी क्या करे, तब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि ये समाज का एक्सरे, रिजर्वेशन, ये 90% की भागीदारी। तब वो देखिए भाषण क्या दे रहे हैं, 2019 में 400 पार का नारा दे रहे, तो वहां भी उनको सरकार ही चाहिए था। डबल इंजन की सरकार में भी वही कॉन्सेप्ट है, सरकार दे दो बाकी छोड़ो, तो उस समय भी वही था। और आज जब वो नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो यहाँ भी उनको एकजुटता इसलिए चाहिए कि हमको सरकार दे दो। तो सरकार क्यों दे दो? क्योंकि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाना है, आदिवासी मुख्यमंत्री रहेगा तो आदिवासियों का हित देखेगा, जल जंगल जमीन की बात करेगा, तो हमें आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो इसलिए उनको सरकार चाहिए। महाराष्ट्र में भी सरकार ले ली उन्होंने, दे दो नहीं, उन्होंने ले करके चलाई, धारावी की पूरी जमीन एक उद्योगपति को दे दी। ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई है। अब राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं रह गई है, सरकार गलत हाथों में जाने से रोकने की राजनीति है, वरना जल जंगल जमीन बचने वाला नहीं है। यहाँ पर राहुल की राजनीति है और यहीं पर उनका जवाब भी है। ये बातें अब साफ साफ समझ में आने लगी हैं। जी
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि राजनीति जल जंगल जमीन को बचाने की बात से लेकर यहाँ पर आप देख लीजिए कि राजनीति की दिशा बहुत स्लाइटली लेकिन बदलते हुए दिखाई दे रही है, और उसमें ये दोनों राज्य कितने इंपॉर्टेंट हैं उस लिहाज से कि राहुल गांधी ने अपने पिच को नहीं बदला लेकिन एग्रेसिवनेस को, अपने तेवर को और बढ़ा दिया है। राहुल गांधी अपने मुद्दे को क्यों छोड़ देंगे? राहुल गांधी का जो संदर्भ है आज की राजनीति में वह उनके मुद्दों के कारण ही है, और वह मुद्दे जो लोगों से के जीवन से जुड़े हुए हैं। संविधान का मुद्दा ऐसा नहीं है ना कि कोई जनरल नॉलेज का इम्तिहान देना है। संविधान का मुद्दा यह है कि हमारा जो जीवन है, हमारे में जो तब्दीलियां भी आ सकती है, जो हमको सामाजिक संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है, उसकी वजह संविधान है। अगर हम लोकतंत्र हमारा बचा हुआ है, हमको जो व्यक्तिगत आज़ादी मिली हुई है, जो अन्य तरह की सुरक्षाएं मिली हुई है, सब संविधान की वजह से मिली है। और अगर आप संविधान का उल्लंघन करने की बात करेंगे, आप हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, भाषाई अल्पसंख्यक है, उनके हितों की बात नहीं करेंगे, ये सवाल इस बात का है ना। आप किसानों की बात नहीं करेंगे, आप उद्योगपतियों की बात करेंगे, आप लोगों के मौलिक अधिकार की बात नहीं करेंगे, आप व्यापारियों के हित की बात करेंगे, तो आखिर मुद्दा राहुल गांधी क्यों छोड़ें, और क्यों छोड़ना चाहिए उनको? अगर वह लोगों के साथ जुड़े हुए सवालों के प्रति अगर उनका आक्रामक रवैया नहीं होगा, तो फिर राहुल गांधी का कोई संदर्भ ही नहीं है। उनका भारत जोड़ो यात्रा इससे सफल हो पाई कि वो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों के साथ जुड़ा हुआ, उसकी बात कर रहे थे। वो सरकारों के गिराने और पार्टियों को तोड़ने के खिलाफ था। वह भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर जो सरकारी भ्रष्टाचार चल रहा था उसके खिलाफ। तो क्यों उन मुद्दों को छोड़ेंगे? और वही मुद्दे जो है उनके राजनीतिक ताकत का आधार है। इसके अलावा तो उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। और अगर सरकार या सत्तारूढ़ दल ध्रुवीकरण की बात करेगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेगा, तो आप उसका विकल्प तो सामाजिक सशक्तिकरण के ही आधार पर कर सकते हैं। उसका मुकाबला सामाजिक न्याय के आधार पर कर सकते हैं। और सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण का एक पूरा न्याय मुद्दा ही संविधान पर आधारित है। इसके अलावा और कोई तरीका तो है नहीं। राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे को, लोगों से जुड़े हुए सवालों को आगे रख करके जो भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति, विभाजन की राजनीति, लोगों को बांटने, भले वो कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यह कोई एकताबद्ध होने का नारा नहीं है। ये सबके समझ बात आ रही है। अगर आप एकजुटता की बात करते तब इस तरह का नारा थोड़ी देते। इस तरह के नारे दे करके और या ध्रुवीकरण की कोशिशों के आधार पे जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, वह ये जो संविधान का मुद्दा है वही कमजोर कर सकता है। इसके अलावा और कोई ताकत आपके पास नहीं। लोगों सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक मुद्दा होता है। आप सशक्तिकरण की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप आर्थिक रूप से उस समुदाय को संपन्न करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए आर्थिक से स्रोत पैदा करना चाहते हैं। और जब आर्थिक स्रोत की आप बात नहीं करेंगे, आर्थिक स्रोत की बात करते रहेंगे, तो ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश है वो सफल नहीं हो सकती। क्योंकि हर व्यक्ति सोचेगा कि आखिर समाज का भला किस में है, पोलराइज होने में है या अपने अधिकारों के लिए लड़ने में, रोजगार के सवाल पे संघर्ष करने में है, या रोजगार के मुद्दे को छोड़ करके धार्मिक आधार पे पोलराइज होने में, किस मुद्दे में? और यह सरकार क्यों ले बात करती है? काशी का कॉरिडोर, केदारनाथ का कॉरिडोर, 370, अयोध्या का मंदिर, उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और इस मुद्दे के आधार पर बनने वाले भावनात्मक माहौल को केवल और केवल जो राहुल गांधी का सवाल है, संविधान का मुद्दा, वही रोक सकता है। और इसलिए इस मुद्दे पर जब राहुल गांधी की आक्रामकता के बीच में आप उनके जो सुनने वाली जनता है उसका रिस्पॉन्सिव होना देखिए आप। क्यों जनता रिस्पॉन्सिव है? इसलिए उनको ये लगता है कि मुझसे जुड़ा हुआ सवाल, मुझसे जुड़े हुए मुद्दे ये विमर्श में आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब तक जितने जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, अभी ताजा सर्वेक्षण लोकपाल का है, महाविकास अघाड़ी को उसमें वो बहुमत देते हुए दिख रहा है। क्यों? उन्हीं मुद्दों की चर्चा है जिन मुद्दों को महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बढ़ाए जा रहे भावनात्मक मुद्दों का मुकाबला लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को उठा कर ही कर सकते हैं।
जो महाविकास आघाड़ी के लोग और राहुल गांधी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ज़रा इकबाल जी, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अगर हम महाविकास आघाड़ी और महायुति की बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें पार्टियों दलों की बात हम करें, तो महाविकास आघाड़ी में कौन सी पार्टी या कौन सा दल सबसे ऊपर दिखाई देता है आपको? नेता अपने अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे ही महायुति की बात करें तो यहाँ भी कौन आपको आगे दिखाई देता है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ सकती है। इस तरीके की है क्योंकि उसकी सीटें भी सबसे ज़्यादा है। दूसरा, उसके बाद कांग्रेस जिस तरीके से पहले मुझे लगता है लीडरशिप बैठी थी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी के रूप में आएगी। और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार खुल करके आएंगे। और कोंकण, मुंबई और अलग अलग जगह जिस तरह उद्धव ठाकरे है, एक उम्मीद मानी जा रही है कि शायद इन्हें इनकी जो सीट्स है वो 165 से 170 के बीच में मिल सकती है। वहीं महायुति के अंदर अब जिस तरीके से दरार देखी जा रही है, भले ही अब ये एक तरीके से बीजेपी बड़ी सीट पार्टी बन करके आ जाए सीटों के आधार पर, लेकिन एकनाथ शिंदे सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर जो है वो मुझे लगता है कि एनसीपी अजीत दादा पवार रहेगी। लेकिन अभी भी ये पिक्चर साफ महायुति के हिसाब से इसके लिए नहीं है कि उनको कितनी सीटें मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपसी जो तालमेल नेता हो में हो या कैंडिडेट्स के अंदर हो या कार्यकर्ताओं में, कहीं तालमेल बैठ नहीं रहा है, जिसको लेकर के अभी तक ये सभी लोग परेशान हैं। और अगर इनके खुद लीडर्स से भी हम बात करें तो वो भी मान रहे हैं कि हमारी आपसी जो झगड़े है, ये आपसी अनबन है, जिसको लेकर के हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जो इस बार लड़ाई है वो अस्तित्व की है, और अस्तित्व की लड़ाई के अंदर सेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ये मान के चल रही है कि इस अस्तित्व की लड़ाई में अगर हमने जरा भी आपस में अनबन की तो इसका सीधा नुकसान हमारे गठबंधन पे होगा और हमारी पार्टी पर होगा। इसलिए वो सीधे सीधे उन सारी चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे मुझे लगता है कि बेचारे वो उलझ गए हैं किसी मामले के अंदर। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे यहाँ पर, क्या आने वाले दिनों के अंदर वो रहेंगे नहीं रहेंगे। जिस तरीके से अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अगर सत्ता आती है तो देवेंद्र फडणवीस उनके मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हाँ ये कहा है कि एकनाथ शिंदे नहीं होंगे। एकनाथ शिंदे नहीं होंगे, यानी कि सीधे सीधे इशारा उसी तरफ है। लेकिन दूसरी अगर मैं बात करूं, माफ़ कीजिएगा, तो एकनाथ शिंदे खुद इस परिस्थिति के अंदर है कि जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की, जिस तरीके से ये पूरे टीम को लीड किया है महाराष्ट्र के अंदर, तो उनकी चाहत ये है कि आने वाले दिनों के अंदर वही खुद मुख्यमंत्री बने रहे। और अजीत दादा पवार है, वो ये मान रहे हैं कि अगर कुछ 19-20 होता है, वो किंग मेकर के रोल के अंदर भूमिका में वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा आपसे भी एक क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा प्रशांत टंडन जी। 2 दिन और इसमें जो बात दोनों दलों की होती, दोनों गठबंधनों की हो रही है, तो आपको क्या दिखाई देता है जब हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं उस आधार पर? देखिए राजीव जी, आज जहाँ हम बैठे हैं ये थाने है, और थाने नवी मुंबई शिवसेना का गढ़ रहा है। अधिकांश सीटें जीतते यहाँ पे, यहाँ शाखाएं हैं तमाम जगह पे, और अब उन शाखाओं में बंटवारा है। मैं पता कर रहा था कि थाने की जो शाखाएं हैं वो किसके, तो अधिकांश क्योंकि सरकार है तो एकनाथ शिंदे ग्रुप ने उसके पे कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पे असली शिवसेना, नकली शिवसेना, गद्दारी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ कोई और मुद्दा इस इलाके में नहीं है। ये इस मुद्दे पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे, क्योंकि पिछली बार यूनाइटेड शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और जीता था यहाँ पे इस इलाके में। अब इस बार शिवसेना अलग अलग है। ये हमको देखना होगा कि जनता किसको कह रही है कि असली शिवसेना कौन है। अभी हमको लग रहा है कि कुछ सीटें ज़रूर जो है वो रिटेन कर लें शायद एकनाथ शिंदे ग्रुप, लेकिन उनको इस इलाके में बड़ा नुकसान हो सकता है, देखने को मिलेगा। और इस इलाके में अगर नुकसान हो रहा है तो फिर आप उसको रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में आप देखिएगा कि वो मैग्नीफाई होगा। भरपाई की बात अलग है, वो मैग्नीफाई होगा, क्योंकि ये इसका गढ़ है। आपने दुर्ग में, जो हम लोग भी दुर्ग में बैठे हुए हैं अभी, यहाँ पे किले में बैठे हुए, अब किला अगर आपका ढह जाएगा तो फिर तो राजधानी कैसे बचाएंगे।
बिल्कुल। किला अगर ढह गया तो राजधानी को आप कैसे बचाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये जो जिस पार्क में हम बैठे हुए हैं, बड़ा सा तालाब है और थाने में हम हैं, बहुत खूबसूरत है। रात का वक्त है इसलिए हम वो सब नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पीछे ये जो दीवार है ये किले की दीवार है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, कहें तो ये किला नहीं है, आर्टिफिशियल दीवार है। महत्वपूर्ण है, इसी पर मशालें लगी हुई हैं। एक उस फ्लेवर को यहाँ देने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की गई है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की जो तस्वीर पेश करे ये सब। और इन सब के बीच यहाँ की सियासत की तस्वीर, यानी सियासी तस्वीर क्या है, वो पिछले 1.5 घंटे से हम आप तक पहुंचा रहे थे। और हमारे साथ तमाम साथी जुड़े रहे। उधर स्टूडियो से हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, प्रेम कुमार जी, अनिल